नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम चर्चा करेंगे रूपक अलंकार पर। अर्थालंकार का ही ये एक अंग है। इसमें भी अर्थ को विशेष महत्व दिया गया है। कहने का तात्पर्य अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा का अध्ययन करते हैं। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, तब वह रूपक अलंकार कहलाता है। तो विद्यार्थियों, अर्थालंकार का में हम उसका कोई सा भी भेद पढ़ें, इसमें जैसे मैंने आपको पिछले अलंकार में बताया था, उपमान और उपमेय, ये जब तक आपको समझ में नहीं आएंगे तब तक आप अर्थालंकार को नहीं समझ पाएंगे। समझ गए होंगे आप कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, हम जिसकी तुलना करते हैं वो होता है उपमान, और जिसके साथ तुलना की जा रही है वो होता है उपमेय। तो रूपक अलंकार में और उपमा अलंकार में थोड़ा सा अंतर है। उपमा अलंकार में क्या बताया गया था कि तुलना की जाती है, और रूपक अलंकार में जिसे परिभाषा में प्रारंभ में बताया है कि गुण की अत्यंत समानता के कारण, गुण किसके? उपमेय के। उपमेय में कोई गुण है और वैसा ही गुण हम उपमान में दर्शा रहे हैं, बिल्कुल समानता का भाव बन रहा है, कोई भी अभिन्नता नहीं है, एक स्वरूपता है या एक समरूपता है। ऐसा जब भाव होता है तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। समझ में आ गया होगा। एक बार परिभाषा को फिर से देख लें कि गुणों की अत्यंत समानता के कारण हम क्या करेंगे, उपमेय में जो गुण है ना, और वैसे ही गुण हम किस में देख रहे हैं? उपमान में। और दोनों में ही हमें गुणों में क्या मिल रही है? समानता। तब वहां पर रूपक अलंकार होगा। रूपक अलंकार अर्थालंकारों में से एक है। रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। उपमेय के अंदर जो गुण होते हैं ना, वैसे के वैसे गुण उपमान में हमें दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य दोनों के गुणों में बिल्कुल क्या होती है? समानता होती है। वैसे इस अलंकार के उदाहरण भी हम गहनता से अध्ययन करेंगे। इसमें भी बहुत सारे उदाहरणों का जब हम अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से यह अलंकार भी हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इसमें जैसे पहला उदाहरण बताया है, वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। अब इसके नीचे स्पष्टीकरण किया गया है कि चांद की रोशनी को चादर के समान ना बताकर चादर ही बता दिया जाता है। तो यहाँ पर है क्या कि चंद्रमा की जो चांदनी है ना, वो इतनी अपनी चमक बिखेर रही है कि उस चांदनी को हमने चादर के साथ उसकी तुलना नहीं की है। जब तुलना करेंगे तब तो क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। तुलना नहीं करके बिल्कुल वैसी ही वैसी बता दी, एक समान ही हमने बता दी कि नहीं, ये तो चंद्रमा की चांदनी नहीं है, ये तो चादर ही है। ऐसा जब भाव बनता है तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो इस वाक्य में उपमेय, उपमेय क्या है? चंद्रिका, जिसके साथ हम तुलना कर रहे हैं, और उपमान है चादर। यहाँ पर उपमान और उपमेय में अभिन्नता दर्शाई जा रही है। कहने का तात्पर्य दोनों में क्या है? समानता। और जब समानता का भाव हो
तो वहाँ पर रूपक अलंकार होना निश्चित होता है। इसी तरह से पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो इस उदाहरण का स्पष्टीकरण देखते हैं। राम रतन को ही धन बता दिया गया। राम रतन उपमेय पर धन उपमान का आरोप है एवं दोनों में अभिन्नता है। वैसे रूपक अलंकार में प्राय हम क्या करते हैं, जब इसका अर्थ स्पष्ट करते हैं, हम जैसी भी भाषा में अपने इसका अर्थ जब समझते हैं, उसमें रूपी शब्द का बोध होता है। मैंने राम रूपी या राम रत्न रूपी धन प्राप्त कर लिया। इसी तरह से अगला उदाहरण है, गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर बीजे, तो यहाँ पर पैरों को ही कमल बता दिया। गोपी पद गोपियों के पैर, पंकज पंकज का तात्पर्य होता है कमल, पावन यानी पवित्र, रज का अर्थ होता है मिट्टी। जो वैसे तो पुष्प के अंदर जो परागकण होते हैं ना, उसे रज भी बोलते हैं। तो यहाँ पर पैरों पर पैर है, जिसे क्या बताया, पैर है उपमेय और कमल है उपमा। तो पैरों पर किसका आरोप कर दिया है, कमल का आरोप कर दिया है। तो इस तरह से इन दोनों में अभिन्नता दर्शाई जा रही है। और इस तरह से जब अभिन्नता हो तब वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो विद्यार्थी इसमें भी भेद होते हैं। आपके पाठ्यक्रम के अनुसार मैं आपको भेद भी समझाऊंगा। आज की इसके वीडियो में इतने ही उदाहरण आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एक साथ बहुत सारे उदाहरण होंगे तो हो सकता है आपको थोड़े समझ में न आए। हम इस तरह से कुछ और उदाहरण जब स्पष्टीकरण करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसके भेद और इसके उदाहरण, इसकी परिभाषा आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे के उदाहरण समझने के लिए अगले वीडियो में चलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।